हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आनुवांशिकता तथा जैव विकास। आनुवांशिकता तथा जैव विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न की जिस महत्वपूर्ण प्रश्न के इस सीरीज में हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको बस यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। ठीक है, ताकि हर किसी के पास यह वीडियो पहुंच जाए और हर किसी यानी सभी व्यक्ति का अच्छे से अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, सभी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य 10th लेवल की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी। किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने लिखी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो समवृत्ति अंग है। किस तरह के अंग हैं? तो समवृत्ति अंग है। ठीक है, अब अगले प्रश्न, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं। क्या है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनके शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचना को कहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान प्राणियों में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचना को कहते हैं। तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? समवृत्ति अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समवृत्ति अंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जीन शब्द का प्रस्तावना जीन शब्द का प्रस्तावना किसने दी थी? तो जीन शब्द का प्रस्तावना किसने दी थी? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, जीन शब्द का प्रस्तावना इनमें से किसी ने भी नहीं दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियम की पुनः खोज से संबंधित है? वैज्ञानिक मंडल के नियम की है। ठीक है, सर्मक कौन से वैज्ञानिक मंडल के नियम के पुनः खोज से संबंधित है? तो सर्मक। ठीक है, अगला प्रश्न है गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? ठीक है, तो गुणसूत्र जो है डीएनए तथा आरएनए दोनों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए एवं आरएनए दोनों के बने होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ कोशिकाओं में क्या कह रहा है कि कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ठीक है, कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया? तो जॉनसन ने जीन शब्द को प्रस्तुत किया। किसने किया? तो जॉनसन ने जीन शब्द को प्रस्तुत किया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलेस किस तरह के जल में
उत्पन्न होते हैं तो गंदे जल में होते हैं, मीठा जल में होता है, ये साफ जल में होता है। तो आप सभी को पता होगा कि गंदे जल में होते हैं। किस में होते हैं? मलेरिया गंदे जल में होते हैं। आप लोग कहीं कहीं बैनर भी देखते होंगे, तो बिहार सरकार या भारत सरकार बैनर भी लगवाती है कि गंदे जल को जमा होने ना दें। ठीक है, इस तरह से आप बैनर देखते होंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, जिस मच्छर को क्या बोलते हैं, एनोफिलिस, जो कि मादा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है वह गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण है, तो अवशेषी अंग का उदाहरण कौन है? कर्ण पल्लव की कोशिका, पुच्छ कोशिकाएं, निषेचन पटल। ठीक है, तो कौन सी है? से सभी जो है वह क्या है? अवशेषी अंग का उदाहरण है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक बने हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, इनमें से आप कितने प्रश्न देखे हैं। ठीक है, पहले कितने प्रश्न इनमें से अपने कोचिंग संस्थान में या स्कूल में जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उन सभी में से कितना प्रश्न रिपीट हो रहा है। अगर जो प्रश्न रिपीट हो रहा है मतलब समझ लीजिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो नहीं हो रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि क्या पता वही आ जाए, तो उसको भी याद करना है, और जो रिपीट हो रहा है उसको तो एकदम से याद ही कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको प्रश्न दिखे और आप आंसर मार दें। ठीक है, इधर खट से प्रश्न दिखे, उधर खट से आंसर, खटाखट वाला हिसाब लगाना है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है कि समजात अंगों के उदाहरण है। तो समजात अंगों के उदाहरण क्या है? हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद जो है वह क्या है? समजात अंगों के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक जो समानता है किससे है? चिंपैंजी से है। यहाँ आप लोग चीन के विद्यार्थी से मत लगा दीजिएगा। चीन के विद्यार्थी का भी जो क्या कहते हैं विकासीय दृष्टिकोण से अधिक समानता है वह चिंपैंजी से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर चिंपैंजी होगा, ना कि चीन के विद्यार्थी। ठीक है, क्योंकि बहुत विद्यार्थियों ने चीन के विद्यार्थी लगाकर आंसर आया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की उपेक्षा होती है। तो लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन की उपेक्षा होती है। क्या होती है? लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की उपेक्षा होती है, अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। किसके पौधे को चुना? मटर के पौधे को। एकदम, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसके पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। किसको चुना? मटर के पौधे को। मटर के पौधे को। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? फ्रेडरिक मिसर जो साइंटिस्ट था वह मिसर किसका नाम दिया? तो मिसर नाम किसको दिया? तो मिसर नाम जो है वह नाभिक अम्ल को दिया। किसको दिया? नाभिक अम्ल को। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? तो नाभिक अम्ल को न्यूक्लिक नाम दिया। ठीक है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? किसने प्रमाण दिया कि जीन जो है वह गुणसूत्र का भाग है? तो
1902 में टी वोवेरी एंड W.S. सटन ने क्या किया, प्रमाण किया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र जो है 2 धागों का बना होता है तो अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, 2 कुंडलित धागों का बना होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 20, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती कार्य के अनुसार अपना बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती कार्य के अनुसार, अच्छा बोल रहा है कि उत्पत्ति तथा मूल रचना सेम होता है लेकिन कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना अलग अलग होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, इस प्रश्न को हम 3 से 4 बार अलग अलग चैप्टर में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कहाँ लिखना है, कमेंट में लिख के बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इन सभी में कौन सा आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, तो मेंडल ने क्या किया, 5 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात जो था वह क्या था, तो वह 3:1 यानी कि 3:1 का अनुपात था। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात क्या था, तो जब द्विक्रॉस कराया गया तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का जो फिनोटॉपिक अनुपात था वह था 3:3:1। अच्छा, 9:3:3:1, आंसर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, XX और पुरुषों में XY। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैविक विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैविक विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी, तो यह परिकल्पना जो है डार्विन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, डार्विन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सेपियंस है। क्या है, होमो सेपियंस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, तो मानव का जो उद्भव है वह अफ्रीका में हुआ था। क्या हुआ था, मानव का उद्भव जो है वह अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है, तो चमगादड़ और पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है, तो समरूप अंग के उदाहरण है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 कि प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैविक विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? तो प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैविक विकास इस सिद्धांत का जनक कौन थे? तो इस सिद्धांत का जो जनक थे वह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है इनमें कौन सही है? ठीक है, तो डीऑक्सीरोबिन न्यूक्लिक एटुनिन। ठीक है, डीऑक्सीरोबिन न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीरोबिन न्यूक्लिक एनीमिया। ठीक है, डीऑक्सीरोबिन न्यूक्लिक एक्टिविटी। तो यह क्या दिया गया है? यह दिया गया है आपको DNA का फुल फॉर्म। तो डीऑक्सीरोबिन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कान के निचले हिस्से को कहते हैं? तो कान के जो निचले हिस्से होते हैं उसको क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। कर्णपाली कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लामार्क ने समझाया। किसने समझाया? लामार्क ने। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, इस सब को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रिवाइंड कर करके 2 बार 3 बार इसको देख के समझने की कोशिश कीजिएगा और याद तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम किसने समझाया जैव विकास को? तो लामार्क ने समझाया। किसने? लामार्क ने। ठीक है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? विभिन्नताएं जो कितने प्रकार की होती हैं? तो विभिन्नताएं जो है वह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। किसी जीव की जीन संरचना, ठीक है, उस जीव का कहलाता है। तो किसी भी जीव का जीव संरचना जो है उस जीव का क्या कहलाता है? तो उस जीव का जीन स्वरूप और जीनोटाइप, यानी कि A और B दोनों कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनोटाइप कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्ति जीवन में क्या थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो व्यक्तिगत जीवन में पादरी थे। ठीक है, क्या थे? पादरी थे। चलिए, अगला प्रश्न है कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? तो मेंडल जो थे वह जनक पीढ़ी को P से सूचित किए थे। ठीक है, किससे सूचित किए थे? P से सूचित किए थे। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन की उस आबादी का क्या कहलाता है? जीन कोश कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें जाति उद्भवन जो है किन जीवों में होता है? तो जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है, जिनमें लैंगिक जनन होता है उसमें जाति उद्भवन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है DNA अनुक्रमांक के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वज की खोज कहलाता है। अनुवांशिक व्युत्क्रमण
आणविक जातिवृत्त, तो आणविक जातिवृत्त जो है डीएनए अनुक्रम की तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वज की खोज कहलाता है। ठीक है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जो पिता है उस किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो मेंडल के मतानुसार द्वारा। ठीक है। मेंडल के मतानुसार द्वारा डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो डीएनए में जो है कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो डीएनए में 2 प्रकार के, क्या है? डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक मौजूद होते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है पक्षी तथा तितली के पंख हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि इस प्रश्न को एक बार हम पहले भी कर चुके हैं, इसी वीडियो में हम पहले कर चुके हैं। ठीक है। तो आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, इसको जांचने के लिए हम इस प्रश्न को दे रहे हैं। ठीक है। ताकि पता चले कि आप लोग कितने ध्यान से लेक्चर को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो किसी भी जीव की जीनी संरचना जो है जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता अध्ययन किया जाता है कहलाता है? तो विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आनुवांशिकी। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। अगला प्रश्न है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है? तो अफ्रीकी मानव का जो सबसे निकट संबंधी है वो चिंपैंजी है। किसी भी मानव का सबसे निकट संबंधी जो है वह चिंपैंजी है। ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके जो ये 49 या 50 जो भी प्रश्न अभी डिस्कस किए उनमें से कितने प्रश्न आपको पहले आते थे, कितने प्रश्न आपके कोचिंग स्कूल या जो भी जहाँ भी जिस भी संस्था में आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसके नोट्स से मैच हो रहा है और कितने नहीं हो रहे। ठीक है। और आप कमेंट करके ये भी बताएं कि कितने प्रश्न आपको नए मिले। ठीक है। तो 100% आपको इन्हीं वीडियो में से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, तो एकदम आप इसको रट लीजिए जैसे भी हो। ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय।